YouTube channel in English Literature class. Today we will cover last chapter from your course book Flamingo of class 12. This is chapter number 8 Going Places written by a modern writer. यहाँ हम कह सकते हैं प्रेजेंट डे राइटर मीन्स आज के जमाने के राइटर हैं और मॉडर्न थीम पर ही ये लिखते हैं। A.R. बार्टन जो कि ज्यूरिक में रहते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं मीन्स इंग्लिश राइटर हैं। गोइंग प्लेसेस में इन्होंने एक ऐसी थीम को डिस्कस किया है, एक ऐसी थीम के ऊपर डील किया है कि एडलेसेंट में मीन्स किशोर अवस्था में 13 ईयर्स से लेकर और 17 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, टीन एज के ये बच्चे इस मॉडर्न वर्ल्ड से इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक अपनी इमेजिनेशन की दुनिया बना लेते हैं। कभी ये किसी हीरो की वर्शिप करने लगते हैं मीन्स किसी बड़े हीरो के फैन हो जाते हैं, किसी क्रिकेटर के फैन हो जाते हैं या किसी फुटबॉल प्लेयर के फैन हो जाते हैं और खुद भी अपने आप को ऐसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो इमेजिनेशन में कुछ ऐसे ख्वाब देखने लगते हैं कि वो बड़े होके ऐसे बनेंगे, बड़े होके इस एक्ट्रेस की तरह दिखना चाहेंगे या बड़े होके किसी हीरो की तरह दिखना चाहेंगे। तो यहाँ पर राइटर ने एक ऐसी ही थीम को डिस्कस किया है कि टीन एज के जो बच्चे होते हैं ये किस तरीके से फैंटेसाइजिंग करने लगते हैं और अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में कुछ ना कुछ स्टोरीज बना लेते हैं। तो इस चैप्टर में भी जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस, इसमें हम एक ऐसी टीन एज वाली लड़की के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सोफी, जो एक अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रहती है, फैसिनेशन करती है। वो भी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और बड़ी होके एक बुटीक खोलना चाहती है। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. यहाँ पर देखिए सोफी जो कि एक टीन एज की लड़की है वो अपनी फ्रेंड जेंसी से क्या कह रही है। ये दोनों जब स्कूल से घर वापस लौट रहे हैं तो सोफी जेंसी से कहती है कि मैं एक बुटीक खोलना चाहती हूँ, मैं एक बुटीक खोलूंगी। बुटीक क्या होते हैं? फैंसी एंड डिजाइनर कपड़ों की जो शॉप होती है। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। अब देखिए सोफी और जेंसी दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। जैसे ही जेंसी ने ये सुना कि सोफी कह रही है कि वो एक बुटीक खोलना चाहती है तो जेंसी ने सोफी की तरफ डाउटफुल तरीके से देखा, शक की निगाहों से देखा। टेक्स मनी सोफ समथिंग लाइक दैट। जेंसी ने कहा कि इसमें बहुत पैसे लगते हैं सोप। I will find it, Sophie said, staring far down the street. सोफी ने दूर तक स्ट्रीट में देखते हुए कहा, I will find it, मैं मैनेज कर लूंगी। Take you a long time to save that much. जेंसी ने कहा कि तुम्हें पैसे जमा करने में, बुटीक खोलने के लिए पैसे कलेक्ट करने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। Well, I will be manager then, yes of course to begin with. तो यहाँ पर सोफी कहती है तब तक मैं एक मैनेजर की जॉब कर लूंगी। यस ऑफ कोर्स टिल आई हैव गॉट इनफ, तो मेरे पास काफी सारे पैसे होंगे। बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, लेकिन मुझे पता है, एनीवे मुझे पता है कि ये सब कैसे करना है, पैसे कैसे मैनेज करने हैं एक बुटीक खोलने के लिए। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ। जेंसी सोफ से कहती है, सोफ यहाँ पर देखिए सोफी का ही नाम है शॉर्ट में। जेंसी सोफ से कहती है कि वो लोग तुम्हें आफ्टर स्कूलिंग डायरेक्ट तुमको मैनेजर ही नहीं रख लेंगे। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट। यहाँ पर सोफी कहती है कि मैं बिल्कुल मैरी क्वेंट की तरह बनना चाहती हूँ। मैरी क्वेंट जो कि एक ब्रिटिश फैशन डिजाइनर हुआ करती हैं। यहाँ पर सोफी कहती है कि मैं बिल्कुल मैरी क्वेंट की तरह बनना चाहती हूँ। आई विल बी नेचुरल, मैं बिल्कुल नेचुरल लगूंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, वो स्टार्टिंग से ही देखेंगे कि मैं बिल्कुल नेचुरल लगूंगी। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज एवर सीन, और मेरे पास इस सिटी की सबसे अमेजिंग शॉप होगी। जेंसी नोइंग दे वर बोथ मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री बिकेम मेलनकॉली। यहाँ पर जेंसी को पहले से ही इस बात का पता था कि जेंसी को और सोफी को दोनों को आफ्टर स्कूलिंग एक बिस्किट की फैक्ट्री में वर्क करना था, और ये सोच के जेंसी उदास हो जाती है। मेलनकॉली का मीनिंग होता है सैडनेस।
शी विश्ड सोफी वुडंट से दिस थिंग। अब जैंसी ये विश करती है, वो ये चाहती है कि सोफी को ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए, मीन्स ऐसी इमेजिनेशन उसको नहीं करनी चाहिए कि वो एक बुटीक खोलेगी, क्योंकि बुटीक खोलने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। When they reached Sophie's street, Jancy said, "It's only a few months away now, Soph. You really should be sensible." यहाँ पर देखिए, सोफी जब अपने घर पहुंच जाती है, अपने घर वाली स्ट्रीट में पहुंच जाती है, गली में पहुंच जाती है, तो जेंसी उससे कहती है कि हमारी स्कूलिंग मीन्स हमारी एजुकेशन खत्म होने में अब कुछ ही महीने बच गए हैं। सोफी, अब तुम्हें थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर स्कूलिंग, स्कूल की एजुकेशन खत्म होने के बाद हमें बिस्किट फैक्ट्री में वर्क करना है। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट। और तुम जानती ही हो, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के हमें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें पता है ना। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। और तुम्हारे डैड तो बुटीक खोलने के लिए तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, यस। तब सोफी कहती है कि तो मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, उसमें तो बहुत पैसे मिलते हैं ना, यस। एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। और एक साइड में बुटीक खोल के रखूंगी और एक साइड में एक्ट्रेस का वर्क कर लूंगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम। ये जो एक्ट्रेसेस होती है ना, ये पूरा दिन काम नहीं करती। डू दे, क्या वो करते हैं? एनीवे दैट और ए फैशन डिजाइनर, यू नो, तुम जानती हो ना। और जो फैशन डिजाइनर होते हैं, समथिंग ए बिट सोफिस्टिकेटेड, और वो बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड ही होते हैं वो लोग। तभी सोफी अपने घर पहुंच जाती है और दरवाजा खोलती है, और जेंसी वहीं स्ट्रीट में रेन में, बारिश में खड़ी हुई रह जाती है। यहाँ पर देखिए, सोफी अपने घर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर जेंसी का जो कैरेक्टर है वो खत्म होता है। अब स्टोरी आगे मूव करती है। If ever I come into money, I will buy a boutique. सोफी घर में एंटर करती है, और वो घर में एंटर करते हुए ये कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे ना, तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी, मैं एक शॉप खरीदूंगी। हो, if you ever come into money, if you ever come into money, you will buy us a blessed, decent house to live in. यहाँ पर देखिए, जो सोफी के फादर हैं, वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे ना, अगर लाइफ में तुम्हारे पास कभी पैसे आएंगे, तो तुम हमारे लिए एक डिसेंट हाउस खरीदोगी, तुम हमारे लिए एक अच्छा सा घर खरीदोगी। थैंक यू वेरी मच। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. अब सोफी के जो फादर थे, वो टेबल पर बैठे हुए थे, और स्कूपिंग, स्कूपिंग का मीनिंग होता है किसी चीज को उठाना या निकालना। एक बड़ी सी चम्मच से वो जो शेफर्ड पाए, एक डिश उनके आगे रखी हुई थी, उसको उठा रहे थे, और इतना बड़ा पीस जो उनके मुंह में आ सकता था, वो अपने मुंह में उसको डाल रहे थे। His plump face is still grimy and sweat marked from the day. और उनका जो मोटा सा जो फेस था, प्लम्प का मीनिंग होता है मोटा, ग्रीमी का मीनिंग होता है डर्टी, स्वेट का मीनिंग होता है पसीना। उनका जो मोटा सा फेस था, वो बहुत ही डर्टी नजर आ रहा था, और उनको स्वेटिंग भी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन वर्क किया था। She thinks money grows on tree, don't see that, said little Derek. तब देखिए, सोफी का जो छोटा भाई है, जिसका नाम है डेरेक, वो अपने फादर से कहता है कि इसको लगता है डैड कि पैसे कहीं पेड़ पर लगते हैं। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। तभी वो एक चेयर अपने फादर के लिए पीछे खींचता है। देयर मदर साइड। और यहाँ पर देखिए, जो सोफी की जो मदर है, वो एक गहरी सी सांस लेती हैं, क्योंकि वो किचन में वर्क कर रही थी। सोफी वॉश्ड हर बैक, स्टूप्ड ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो व्हिच फास्टेंड हर एप्रन स्ट्रिंग्स। सोफी ने जैसे ही अपनी मदर की तरफ देखा, जो कि सिंक के ऊपर झुकी हुई थी, स्टूप्ड का मीनिंग होता है झुकना, और वो सिंक में कुछ वर्क कर रही थी या कुछ बर्तन वगैरह मांज रही होंगी, तो सोफी को बहुत ही हैरानी होती है कि उन्होंने अपने एप्रन पर एक बहुत ही डेलिकेट बो मीन्स एक टाई बांधी हुई थी। इनकॉन्ग्रुइटी का मीनिंग होता है बेमेल, जो उनके एप्रन पर सूट नहीं कर रही थी। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैक। यहाँ पर सोफी ने अपनी मदर की तरफ देखा, उनकी मदर के एप्रन पर
एक डेलिकेट सी बो लगी हुई थी, एक सुंदर सी एक नोट लगी हुई थी। और उनकी मदर, क्योंकि वो झुक के काम कर रही थी, क्रुक्ड बैक का मीनिंग होता है कि उनकी मदर की जो बैक थी वो थोड़ी सी टेढ़ी नजर आ रही थी। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड in the windows and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner। अब देखिए, विंडोज में से आउटसाइड में ब्लैक कलर नजर आ रहा था क्योंकि शाम हो चुकी थी। तो सोफी अपने घर की तरफ देखती है क्योंकि उसका घर काफी छोटा था। तो उस स्मॉल से रूम में, एक छोटे से कमरे में, स्टोव पे खाना बनने से बहुत ज्यादा स्टीम फैली हुई थी। छोटा सा कमरा स्टीम से भरा हुआ था और चारों तरफ सामान फैला हुआ था। कोई भी चीज मैनेज करके नहीं रखी हुई थी। सोफी की मदर वहां पर काम कर रही थी और सिंक में बर्तनों का बहुत सारा ढेर लगा हुआ था। और उसके फादर टेबल के पास बैठ के हैवी ब्रीदिंग कर रहे थे। क्लटर्ड का मीनिंग होता है मिसमैनेज। जैसे ही सोफी अपने स्मॉल से रूम में, अपने छोटे से घर में एंटर करती है तो वो देखती है कि कमरे में सारा सामान फैला हुआ था क्योंकि उसका घर काफी छोटा था। सोफी फील्ड ए टाइटनिंग इन हर थ्रोट। तभी सोफी को सफोकेशन सी महसूस होती है, उसका दम घुटने लगता है। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियो। तभी वो अपने भाई को देखने के लिए, उसके भाई का नाम है जियो। यहाँ पर देखिए, छोटे भाई का नाम है डेरेक और बड़े भाई का नाम है जियो। यहाँ पर देखिए, अब सोफी कमरे से निकल के नेस्ट रूम में पहुंचती है। He was kneeling on the floor in the nest room, tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet। अब जैसे ही सोफी अपने भाई को ढूंढते हुए नेस्ट रूम में पहुंचती है, उसने अपने भाई को एक मोटरसाइकिल के एक पार्ट को रिपेयर करते हुए देखा। नीलिंग का मीनिंग होता है घुटनों के बल बैठना। तो यहाँ पर जियो, सोफी का भाई, जो कि घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसने एक मोटरसाइकिल का एक पार्ट बाहर निकाला हुआ था और वो उसको न्यूज़पेपर बिछा के उस पार्ट को वहां पर रख के उसको रिपेयर कर रहा था। टिंकरिंग का मीनिंग होता है विदाउट नॉलेज रिपेयरमेंट। He was 3 years out of school, an apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city। सोफी के भाई जियोफ ने 3 साल पहले ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी। वो अब स्कूल आउट है और एक अप्रेंटिस मैकेनिक है। मींस वो मैकेनिक का काम सीख रहा है और अपने काम के लिए उसे सिटी में दूर तक भी ट्रेवलिंग करनी पड़ती है। अपने काम के लिए उसको रोज जाना पड़ता है। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ। और अब वो ऑलमोस्ट काफी बड़ा भी हो चुका है। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग। लेकिन सोफी हमेशा उस पर सस्पेक्ट करती है, उस पर शक करती है, क्योंकि ये जो उसका भाई है जियो, वो उसकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मिस सोफी अपने भाई की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसीलिए वो अपने भाई पर शक करती है। अबाउट विच ही नेवर स्पोक। यहाँ पर देखिए, सोफी को अपने भाई के बारे में, अपनी भाई की लाइफ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है क्योंकि उसका भाई बोलता ही नहीं। वो बहुत ही रेयर बोलता है, बहुत ही कम बोलता है, उसको साइलेंस में रहना ज्यादा पसंद है। ही सैड लिटिल एट ऑल एवर वॉलंटरली वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड। यहाँ पर देखिए, सोफी का जो भाई है जियो, वो थोड़ा ही बोलता है, कम बोलता है और अपनी इच्छा से बोलता है। वॉलंटरली का मीनिंग होता है अपनी इच्छा से। उसके मुंह से शब्द निकलवाना, उसके मुंह से कुछ बुलवाना तो ऐसा है जैसे ग्राउंड में से स्टोन बाहर निकालना। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस व्हेन ही वॉजंट स्पीकिंग। इट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर। तो यहाँ पर सोफी अपने भाई की साइलेंस से बहुत ज्यादा जलती है। जब उसका भाई शांत रहता है ना, तो सोफी को बहुत ज्यादा जेलस होती है। उसको ऐसा लगता है कि जब उसका भाई साइलेंस में होता है या कुछ सोच रहा होता है तो वो किसी और ही दुनिया में होता है। Out there in the world, in those places she had never been। सोफी का ये मानना है कि जब उसका भाई कुछ सोच रहा होता है, अपनी इमेजिनेशन में होता है, तो वो एक ऐसी दुनिया में होता है जिसके बारे में सोफी को नहीं पता होता। अब देखिए, यहाँ पर सोफी इमेजिनेशन करने लग जाती है अपने भाई के लिए ही। उसका ये मानना है कि जब उसका भाई बोलता नहीं है, वो कुछ काम करते हुए चुप रहता है, तो सोफी का ये मानना है कि उसका भाई किसी और ही दुनिया में होता है और उस दुनिया के बारे में सोफी को कुछ भी खबर नहीं है। क्योंकि उसका भाई जियो,
जो सोफी से कोई भी बात डिस्कस नहीं करता। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट्स of the city or places beyond in the surrounding country who knew। तो यहाँ पर सोफी का ये मानना है कि शायद जब उसका भाई अपनी इमेजिनेशन में होता है या साइलेंस में होता है तो वो सिटी के बाहर की दुनिया के बारे में सोच रहा होता है, या हमारी कंट्री के बाहर जो कुछ और भी देश हैं वो उसके बारे में सोच रहा होता है। तो सोफी का ये मानना है कि मेरा भाई जब चुप होता है तो वो किसी दूसरे ही वर्ल्ड की इमेजिनेशन कर रहा होता है, वो वहां पर होता है। Who knew? कौन जानता है इस बारे में? They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach। तो सोफी यहाँ पर देखिए एक स्पेशल फैसिनेशन फील करती है, एक स्पेशल इमेजिनेशन करती है कि उसका जो भाई एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पर सोफी का जाना नामुमकिन है, सोफी का जाना इम्पॉसिबल है, और सोफी उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो इसीलिए वो अपने भाई से जेलस रहती है कि उसका भाई उसको कुछ भी नहीं बताता, वो क्या सोचता है। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke। शायद सोफी इमेजिनेशन करती है कि शायद जिस दुनिया के बारे में उसका भाई सोचता रहता है, उस दुनिया के जो लोग हैं वो बहुत ही एग्जॉटिक हैं, बड़े यूनिक हैं और काफी इंटरेस्टिंग पीपल वहां पर रहते हैं, लेकिन उसके बारे में मेरा भाई कभी भी मुझे नहीं बताता। इट वॉज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली। और ऐसा पॉसिबल है क्योंकि उसका भाई चुप रहता है और वो अपने न्यू फ्रेंड्स इजीली नहीं बनाता। शी लॉन्ग टू नो देम। अब यहाँ पर देखिए सोफी को अपने मन में एक डिजायर होती है अपने भाई के बारे में जानने की। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affection and that someday he might take her with him। तो यहाँ पर सोफी चाहती है कि उसका भाई उसको प्यार करे। जिस तरीके से सोफी अपने भाई से प्यार करती है तो वो भी चाहती है कि उसका भाई भी उसको प्यार करे और अपने बारे में कुछ बातें वो अपनी बहन से शेयर करे और उसको अपने साथ कहीं घुमाने के लिए लेके जाए। दो देयर फादर फॉरबिड इट एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन। जबकि सोफी के फादर उसको बाहर जाने से मना करते हैं, इस पर जियोफ कोई भी अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता, मीन्स कोई भी बात नहीं कहता, क्योंकि सोफी के जो फादर हैं वो उसको बाहर नहीं जाने देते, जियोफ के साथ भी बाहर नहीं जाने देते। तो इस पर जियोफ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता। शी न्यू ही थॉट हर टू यंग। उसका मानना है, सोफी ये जानती थी कि उसके भाई का मानना है कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ। एंड शी वॉज इम्पेशेंट। यहाँ पर देखिए सोफी जो इम्पेशेंट है मीन्स उसमें सेटिस्फेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, इम्पेशेंट है वो और हमेशा अपनी एक फैसिनेशन की दुनिया में रहती है, इमेजिनेशन की दुनिया में रहती है। उसका ये मानना है शी वॉज कॉन्शियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, कि एक बड़ी सी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम। और उसका ये मानना है कि जो बाहर की दुनिया में, बाहर का जो वर्ल्ड उसका जो इंतजार कर रहा है, बाहर की दुनिया में भी वो इतनी ही कंफर्टेबल रहेगी जैसा कि वो अपने सिटी में अपने घर में रहती है। तो आप यहाँ पर देखिए समझ सकते हैं कि सोफी कितनी ज्यादा फैंटेसाइजिंग करती है। इंस्टिंक्टिवली का मीनिंग होता है अपने आप में ही इंस्पायर होना। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल। यहाँ पर सोफी का ये मानना है कि लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। जो एक ऐसी दुनिया है जिसकी खोज सोफी करना चाहती है, वो एक ऐसी दुनिया में जाना चाहती है जहां पर लोग उसके पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। She saw herself riding there behind Geoff। अब वो सोचती है कि वो अपने भाई के पीछे बाइक पर बैठी हुई है और वो दोनों बाइक राइडिंग कर रहे हैं। He wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind। अब देखिए सोफी क्या क्या इमेजिन कर रही है। वो सोचती है कि उसके भाई ने एक ब्लैक कलर की शाइनिंग वाली एक जैकेट पहनी हुई है और सोफी ने एक
येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है और उस पर एक तरीके का केप लगा हुआ है। केप का मीनिंग होता है शोल्डर पर एक लंबा सा क्लॉथ लटका हुआ होता है। तो यहाँ पर सोफी देखिए कितनी इमेजिनेशन में है, वो किस तरीके से सोच रही है कि वो अपने भाई के साथ जा रही है और उसके भाई ने एक ब्लैक कलर की लेदर की जैकेट पहनी हुई है और वो जैकेट इतनी शाइनी है और सोफी ने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है जिस पर पीछे की साइड केप लटक रहा है। तो यहाँ पर सोफी अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में है। अब यहाँ पर देखिए सोफी सोचती है देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लॉज, और जैसे ही सोफी अपने भाई के साथ बाइक से एंट्री करती है तो चारों तरफ से तालियों की आवाज आने लगती है। एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, जिस तरीके से लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोफी इमेजिन कर रही है कि वो और उसका भाई एक रॉयल एंट्री दे रहे हैं और लोग ताली बजा के उन दोनों का स्वागत कर रहे हैं। He sat frowning at the oily component he created in his hands as though it were a small dumb animal as he was willing it to speak. अब तक तो हम सोफी के बारे में पढ़ रहे थे कि सोफी क्या चीजें इमेजिनेशन कर रही थी, एक फैसिनेशन की दुनिया में थी और वो क्या सोच रही थी कि वो अपने भाई के साथ राइडिंग पर होगी। अब देखिए वापस स्टोरी में आ जाते हैं। यहाँ पर जियो जो कि एक मोटरसाइकिल के पार्ट को रिपेयर कर रहा था। फ्राउनिंग का मीनिंग होता है आईब्रोज को ऊपर चढ़ाना, कंपोनेंट का मीनिंग होता है कोई पार्ट, और क्रेडल का मीनिंग होता है केयरफुली। यहाँ पर उसके भाई ने फ्राउनिंग मीन्स अपनी आईब्रोज को ऊपर चढ़ाया हुआ था और एक ऑयली कंपोनेंट पकड़ा हुआ था, मोटरसाइकिल का एक ऑयली सा पार्ट पकड़ा हुआ था बड़े केयरफुल तरीके से अपने हाथों में, एज दो इट वर ए स्मॉल डम्ब एनिमल, इस तरीके से पकड़ा हुआ था कि जैसे वो एक डम्ब एनिमल हो, एक गूंगा सा एनिमल हो और वो थोड़ी देर में बोलेगा। जियोफ ये समझ रहा था उस पार्ट को देख के कि शायद ये कोई डम्ब एनिमल है और थोड़ी देर में ये बोलेगा। आई मेड डेनी केसी, सोफी सेड। तभी सोफी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मीन्स उसका भाई उसकी बात पे ध्यान दे, तो सोफी ने अपनी बात को आगे करते हुए कहा कि मैं डैनी केसी से मिली थी। डैनी केसी जो कि आयरलैंड के एक फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली वेयर। जियोफ ने सोफी की तरफ देखा अचानक से। कहाँ मिली थी तुम डैनी केसी से? एब्रप्टली का मीनिंग होता है अचानक। इन द आर्केड, आर्केड का मीनिंग होता है मीन्स एक कॉरिडोर जो दोनों तरफ से ढका हुआ होता है, या एक शॉपिंग मॉल हम कह सकते हैं जिसमें टू साइड, दोनों साइड दुकानें होती हैं। सोफी ने कहा कि मैं आर्केड में मिली थी। इट्स नेवर ट्रू, ये तो सच नहीं हो सकता। आई डिड टू, सोफी ने कहा हाँ मैं मिली थी। यू टोल्ड डैड, जियोफ ने कहा कि क्या तुमने डैड को बताया? She shook her head, chastened at his unawareness that he was always the first to share her secret. अब यहाँ पर जैसे ही जियोफ कहता है कि तुमने डैड को बताया, वो अपना सर हिलाती है ना में और अपने भाई को करेक्ट करती है। उसका भाई जो कि अनअवेयर था, मिस उसको ये बात का पता नहीं था कि वो सबसे पहले सारे सीक्रेट्स अपने भाई को ही बताया करती थी। तो यहाँ पर अपने भाई की अनअवेयरनेस को वो करेक्ट करती है। चेसेंट का मीनिंग होता है करेक्ट करना। आई डोंट बिलीव इट, जियोफ ने कहा मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डेनी केसी। सोफी ने जियोफ को बताया, अपने भाई को बताया कि मैं एक डिजाइनर शॉप रॉयस विंडो में खड़ी हुई थी और मैं वहां पर क्लॉथ देख रही थी। तभी कोई मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। तब जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो और कोई नहीं डैनी केसी था। जियोफ ने कहा कि वो कैसा दिखाई देता है? ऑल राइट, ओह कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। ओह कम ऑन, तुम जानते ही हो वो कैसा दिखाई देता है। क्लोज टू, आई मीन मेरा मतलब है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि वो कैसा दिखाई देता है। Well, he has green eyes, gentle eyes and सोफी ने अपने भाई से कहा उसकी ग्रीन आईज हैं, उसकी आईज जेंटल भी हैं, उसकी आंखों से पता चलता है कि वो एक जेंटलमैन है। और यहाँ पर सोफी अपने भाई से कहती है कि जितना तुम सोचते हो ना उसके बारे में, वो उतना भी टॉल नहीं है, उतना लंबा भी नहीं है। She wondered if she should say about his teeth but decided against it. तो यहाँ पर सोफी डैनी केसी के टीथ के बारे में कुछ नहीं कहती है कि कहीं उसके टीथ ऐसे ना हो, कहीं ये बात उल्टी ना पड़ जाए। Their father had washed when he came in and his face and arms were shiny and pink and he smelled of soap. तभी सोफी के फादर नहा धो के, वॉश्ड
मीन्स नहा धो के बाहर आते हैं और उनके आर्म्स और उनका फेस शाइनी और पिंक दिखाई दे रहा था और उनमें से सोप की स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो सोप से नहाए थे तो उसकी स्मेल आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन। सोफी के फादर बाहर आके टेलीविजन ऑन करते हैं। टोस्ड वन ऑफ लिटिल डेरेक्स शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा एंड सेट डाउन विद ए ग्रंट। तभी सोफी के फादर एक चेयर पर बैठ जाते हैं। उस चेयर पर ऑलरेडी डेरिक का एक शूज रखा हुआ था। सोफी मेट डेनी केसी। जियोफ सेड। जियोफ ने फादर को बताया कि सोफी डेनी केसी से मिली थी। सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। अब सोफी जो कि टेबल के पास बैठी हुई थी वो रिगल्ड करने लगती है, मीन्स अपने हाथ पैरों को टेढ़े मेढ़े चलाने लगती है। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर। तभी उसके फादर ने अपनी मोटी सी थिक सी गर्दन को सोफी की तरफ घुमाया। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिस्डेन। उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो सोफी को हेट से देख रहे थे, नफरत से देख रहे थे। डिस्डेन का मीनिंग होता है हेट। इट्स ट्रू, जियोफ सेड। जियोफ ने फादर से कहा कि हाँ ये सच है। आई वंस न्यू ए मैन हु हैड नोन टॉम फिनी। His father said reverently to the television, but that was a long time ago. तभी उसके फादर ने जियोफ से कहा कि मैं भी एक ऐसे आदमी से मिला था जो टॉम फिनी को जानता था। टॉम फिनी जो कि एक इंग्लिश फुटबॉलर था। सोफी के फादर ने कहा कि मुझे भी एक ऐसे आदमी के बारे में पता है जो टॉम फिनी को जानता है, लेकिन ये काफी पुरानी बात हो गई है। लेकिन इस बात को उन्होंने रेस्पेक्टफुली कहा टीवी देखते हुए। रेवरेंटली का मीनिंग होता है रेस्पेक्टफुली। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड। जियोफ ने फादर से कहा कि हाँ आपने इस बात के बारे में पहले मुझे बताया था। कैसी माइट बी दैट गुड सम डे। लेकिन कैसी उन सबसे अच्छा है और अच्छा खेल रहा है। बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट। वो सबसे ज्यादा बेटर है और वो एक बेस्ट प्लेयर है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, if they look after him properly, a lot of distractions for a youngster in the game these days. सोफी के फादर का कहना है कि अगर वो अपने शोल्डर्स पर अपने हेड को रखेगा, यहाँ पर सोफी के फादर का ये कहना है कि अगर वो अपने काम पर कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन रखेगा, मीन्स जो वो फुटबॉल खेलता है अपने काम पर कंसंट्रेशन रखेगा और जो उसकी टीम के जो लोग हैं वो उसको प्रॉपरली देखभाल करेंगे उसकी। और यंगस्टर के लिए यहाँ पर जो डेनी केसी था वो बहुत ही यंग एज में ही एक फुटबॉल प्लेयर बन गया था। तो यहाँ पर यंगस्टर के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। इस मॉडर्न वर्ल्ड में यंगस्टर के लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो क्या पता वो बड़े होते होते अपने काम से भटक जाए। तो यहाँ पर ये जवाब देते हैं सोफी के फादर जियोफ को। He will be all right. He is with the best team in the country. यहाँ पर देखिए जियोफ अपने फादर से कहता है कि हाँ वो मेहनत करेगा, वो सही रहेगा, वो अच्छे से खेलेगा और वो हमारी कंट्री की बेस्ट टीम का प्लेयर है। ही इज वेरी यंग येट। सोफी के फादर कहते हैं कि वो अभी बहुत ज्यादा यंग है। ही इज ओल्डर देन आई एम। जियोफ कहता है कि वो मुझसे तो बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। अब जियोफ के फादर कहते हैं लेकिन फर्स्ट टीम में खेलने के लिए वो अभी बहुत ज्यादा यंग है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट शॉर्ट ऑफ एबिलिटी। आप उसकी एबिलिटी पर आर्ग्यू नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू बाय ए शॉप, सोफी सैट फ्रॉम द टेबल। अब सोफी जो कि टेबल के पास बैठी हुई थी वो अपने फादर से कहती है कि वो एक दुकान खरीदने जा रहा है। हर फादर ग्रीमेस्ड, वेयर डिड यू हियर दैट। सोफी के फादर ने मुंह बनाते हुए मिस गुस्से में कहा कि तुमने कहां से सुना। He told me so. सोफी ने कहा कि उसने मुझे बताया। He muttered something inaudible and dragged himself round in his chair. This another of your wild stories. तब सोफी के फादर ने मटर्ड करते हुए मीन्स मुंह में बड़बड़ाते हुए इनऑडिबल जो कि सुनाई न दे और एक चेयर को खींचते हुए बोला, ये एक और तुम्हारी वाइल्ड स्टोरी है। She met him in the arcade, Geoff said, and told him how it had been. तब जियोफ ने फादर को बताया कि वो डैनी केसी से सोफी डैनी केसी से आर्केड में मिली थी और उसने मुझे सारी बातें बताई भी हैं। यहाँ पर देखिए सोफी ये सारी इमेजिनेशन की बातें ही उसने अपने भाई से बताई हैं जो कि सच नहीं है।
इसी पर ही हमारा ये पूरा चैप्टर है, जो कि टीनेज के बच्चे जो फैसिनेशन करते रहते हैं, फैंटेसाइजिंग करते रहते हैं, ठीक है। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू ए लॉट ऑफ ट्रबल, हिज फादर सेड एग्रेसिवली। तब सोफी के फादर ने बड़े गुस्से से सोफी से कहा कि ये जो तुम जिस तरीके की बातें करती हो ना, ये जो तुम झूठ बोलती रहती हो, ये बातें तुम्हें किसी दिन एक बड़ी मुसीबत में फंसा देंगी। जियोफ नोज इट इज ट्रू, जियोफ ये जानता है कि ये बात सच है। डोंट यू जियोफ, क्या तुम नहीं जानते जियोफ? ही डोंट बिलीव यू, वो तुम पे विश्वास नहीं करता, बल्कि वो तुम पे विश्वास करना चाहता है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी केसी। यहाँ पर देखिए, ये जो सीन है ये सोफी के भाई के कमरे का सीन है, सोफी के भाई के बेडरूम का सीन है। उसके बेडरूम की वॉल पर टेबल लैंप की गोल्डन कलर की शाइन पड़ रही है और वॉल पर एक लार्ज पोस्टर लगा हुआ है यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड का। और जहां पर 3 फोटोग्राफ नीचे की साइड लगे हुए हैं, वो किसके हैं? वो डैनी केसी के हैं। यंग डैनी केसी के पिक्चर वहां पर लगे हुए हैं। प्रोडिजी का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा टैलेंटेड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज। यहाँ पर डैनी केसी, जो कि अपनी यंग एज में ही बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर बन गया था, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोडिजी वर्ड यूज हुआ है, जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड था। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सैड। सोफी ने अपने भाई जियोफ से कहा कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात कि मैं डैनी केसी से मिली थी, ये बात अब किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, जियोफ ने कहा कि ऐसा कुछ बताने के लिए है ही नहीं। सोफी ने कहा, जियोफ प्रॉमिस करो, नहीं तो डैड मेरा मर्डर कर देंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, एक तुम ही हो जो ये जानते हो कि ये सच है। क्राइस्ट सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। जियोफ ने सोफी से कहा, क्राइस्ट, हे भगवान, सोफी तुम एक स्कूल की बच्ची की तरह बिहेव कर रही हो, कैसी के पास तो लड़कियों की लाइन लगी होगी। नो ही डजंट, सोफी ने कहा, नहीं वो ऐसा नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट, ही जियर्ड। जियोफ ने हंसते हुए मजाक करते हुए कहा कि तुम ऐसा कैसे जानती हो, तुम्हें इस बारे में क्या पता। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, सोफी ने कहा कि उसने मुझे बताया कि इस तरीके से है, ऐसा ही है। एज इफ एनीवन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट, तो क्या कोई भी आदमी या कोई भी यंग प्लेयर तुम्हें बता देगा कि उसकी गर्लफ्रेंड है? यस ही डिड, सोफी ने कहा कि हाँ उसने ऐसा किया। ही इजंट लाइक दैट, वो ऐसा नहीं है। ही इज क्वाइट, वो बहुत ही शांत है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली, ऊपरी तौर पर ऐसा कोई भी क्वाइट नहीं होता और इस तरीके का कोई भी नहीं होता, इतना शांत कोई भी नहीं होता। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, सोफी ने जियोफ से कहा कि नहीं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, मैं ही थी जिससे उसने सबसे पहले बात की। व्हेन आई सा हु इट वॉज आई सेड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केसी। जब मैंने उसको देखा, यहाँ पर सोफी ने जियोफ से बताया, जब मैंने उसको देखा तो मैंने उससे कहा, एक्सक्यूज मी, क्या आप डैनी केसी हैं? एंड ही लुक्ड शॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और उसने बड़े सरप्राइज से मेरी तरफ देखा। एंड ही सेड, और उसने कहा, यस दैट्स राइट, हाँ मैं डैनी केसी हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम, और मैं जानती थी कि वही डैनी केसी है, बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, यू नो, क्योंकि वो उसी एक्सेंट में बोल रहा था, तुम जानते हो ना, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, जिस एक्सेंट में वो टेलीविजन पर इंटरव्यू में बात करता है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक, तो मैंने उससे छोटे डेरेक के लिए, सोफी का जो छोटा भाई है जिसका नाम है डेरेक, उसके लिए ऑटोग्राफ की डिमांड की। मैं चाहती थी कि अपने छोटे भाई के लिए डैनी केसी का ऑटोग्राफ ले लूं, बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और ए पेन, और ना तो मेरे पास और ना ही उसके पास कोई भी पेन और पेपर नहीं था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड ए बिट, तो इसीलिए हमने थोड़ी देर बातें की। रॉयस विंडो में जो क्लॉथ्स लगे हुए थे, जो डिजाइनर क्लॉथ्स लगे हुए थे, हमने उसके बारे में बातें की। ही सीम्ड लोनली, वो बिल्कुल अकेला दिखाई दे रहा था। आफ्टर ऑल इट्स ए लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि उसका जो घर था वो काफी दूर था। द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, उसका रास्ता भी काफी लंबा था। एंड देन
just as he was going, और जब वो जा रहा था, he said, उसने मुझसे कहा, if I would care to meet him next week he would give me an autograph then, अगर मैं उससे अगले हफ्ते मिलने आऊंगी तो वो मुझे ऑटोग्राफ देगा. of course I said I would, तो मैंने उससे कहा कि of course मैं मिलने आऊंगी. तो आज के लिए इतना ही. रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.